बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं शिखा स्वरूप स्वागत करती हूँ। हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। कृषि से संबंधित उन्हें नई नई जानकारियाँ देते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक खेती के बारे में हो या आधुनिक खेती के बारे में हो। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं अनुदान। बीज एवं मिट्टी जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व करें बीजों उपचार। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई के लिए मिनी पावर वीडर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य के कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक और राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग की, और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों की लगने की संभावना रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान या बेवेस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, करेला, झींगी इत्यादि प्रमुख है। जो किसान भाई कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं वो अच्छी उपज प्राप्ति के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत नामक कद्दू के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है कद्दू की पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में। कद्दू की ये किस्में विशेषकर गर्मा फसल के समय लगाया जाता है। पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फलन क्षमता वाली होती है। इसके फल लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। इनकी इन्हीं विशेषताओं के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों में अगेती झुलसा रोग लगते हैं। इस रोग की अवस्था में पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां सूख जाती है। अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए और डाइथेम एम नामक दवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोलकर बनाकर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत बगीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए ये बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर वीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और नए रूप में हमारे सामने है, इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की हमारी पहली जानकारी है गेंदा एवं गुलदाउदी फूलों की देखभाल कैसे करें और उसकी खेती कैसे करें। गेंदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है क्योंकि ये व्यापक रूप से धार्मिक और सामाजिक कार्यों में बहुत ही उपयोग किया जाता है। वहीं गुलदाउदी शीत ऋतु की बहुत ही लोकप्रिय फूल है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो इसकी खेती करना चाहते हैं, इसकी खेती कैसे करें और फूलों की देखभाल कैसे करें, चलिए देखते हैं ये फीचर, लेते हैं जानकारी। फूलों की आधुनिक खेती एक बेहतरीन जरिया है कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का, मगर इसकी खेती के लिए हर महीने के अनुरूप मौसम के हिसाब से अलग अलग काम होते हैं। इसकी जानकारी के अभाव में कई फूलों की खेती करने वाले किसान नुकसान उठा बैठते हैं। गेंदा और गुलदाउदी प्रमुख फूल हैं जिनकी खेती कर किसान भाई अच्छा कमा सकते हैं। फिर से, गेंदा और गुलदाउदी प्रमुख फूल हैं जिनकी खेती कर किसान भाई अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोनों की खेती के तरीके कमोबेश एक जैसे होते हैं। अगर हम फूलों की बात करते हैं तो गेंदा और गुलदाउदी की अलग ही पहचान है जिससे किसान बेचकर आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर मधुकर जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि गुलाब और गेंदावदी की खेती किस तरीके से की जाए, किस समय रोपा जाए, खेत की तैयारी किस तरीके से की जाए, कौन सा वैरायटी लगाया जाए जिससे हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभान्वित हों। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। अगर हम फूलों की बात करते हैं
तो गुलाब और गेंदावती का अलग ही पहचान है, जिससे बेचकर किसान जो है आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गेंदा की बात करते हैं तो गेंदा की जो खेती करना चाहते हैं किसान भाई, किस तरीके से करें, खेत की तैयारी किस तरीके से करें? देखिए किसान भाइयों, जैसा कि झारखंड में हमारे फूलों की खेती की बहुत ही कमी है, जो कि हमारा आपूर्ति वेस्ट बंगाल से चाहे आंध्रा से की जाती है, लेकिन इसमें बहुत ही किसान भाइयों को बहुत ही फ़ायदा मिलता है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाई कि गेंदा में कोई लागत नहीं लगता है और हम अच्छी आमदनी कर पाते हैं। जैसे कि हमारे जस्ट ये बगल में देवघर है, हमारे जैसे रांची में हमारे देवघर जो भी ज़िला है, ज़िला में एक न कोई बड़ा मंदिर होता है जहाँ पे हमारा फूलों की अच्छे खपत होती है। तो हम चाहेंगे किसान भाइयों कि गेंदा की खेती आप अच्छे तरह से करें। इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, कैसे लगाएंगे, इसके विषय में हम आपको पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हाँ, आप किसान भाई हमारे जो है इससे अच्छा आमदनी लें। जहाँ तक बात गेंदा फूल की है, तो गेंदा हर घर में हर मौके पर इस्तेमाल होने के कारण अब यह एक व्यावसायिक नकदी फसल बन गया है। गेंदे की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान 5.6 से लेकर 6.5 के बीच हो, अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले गेंदा का चुनाव कैसा करें, आप बीज की तैयारी कैसे करें, बीज अच्छा लें। बीज आप बहुत सस्ता बीज मिल जाता है। बीज की आप अगर नहीं मिल पाता है तो आप देख लीजिए कि आपके घर के अगल बगल में कोई अच्छा बीज का दुकान हो तो उससे आप बोल के आप अच्छा बीज मंगवा सकते हैं। नहीं तो आपके अगल बगल में ही कहीं बीज आपका अच्छा गेंदा खिला हुआ हो तो उससे बीज आप ले सकते हैं। उससे भी आपका वो बिजाई करके उसको पौधा आप अच्छा उससे प्राप्त कर सकते हैं और अपने खेतों में लगा सकते हैं। गेंदे की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर लगभग 300 से 450 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। गेंदे की मुख्यतः 2 प्रजातियां अफ्रीकन गेंदा और फ्रांसीसी गेंदा होती हैं। नर्सरी में बीज बोने के 30 से 35 दिनों के बाद जब 3-4 पत्तियां पौधों पर हो जाएं, तो पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। देखिए संदीप जी, जैसा कि हमारा झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य में सभी तरह के गेंदा की खेती की जा सकती है। जैसे वो आपका जो हाइब्रिड होता है वो भी आप कर सकते हैं, आपका फ्रेंच गेंदा होता है वो भी कर सकते हैं, मिनिएचर जो होता है छोटा वाला गेंदा वो भी हो सकता है, और अफ्रीकन गेंदा भी हो सकता है। तो आप 3-4 तरह का जो गेंदा जो होता है वो सभी गेंदा की खेती हम अच्छी तरह से कर सकते हैं और उससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन गेंदा का फ्रेंच वैरायटी जो है और अफ्रीकन वैरायटी है, ये दोनों वैरायटी से हमारा ज़्यादा लाभ मिलता है और इसमें फूल भी ज़्यादा खिलता है। तो इन फूलों को आप अपने अगर 2 से 4 डिसमिल भी अगर आप लगा लेते हैं तो मिनिमम आपको लाख रुपया आप आमदनी आराम से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे गिरिडीह जिला में ही हमने 2-3 किसान को इस तरह से हमने दिया था और वो ये सितंबर-अक्टूबर में उन्होंने बिजाई किया। उसके बाद वो बीज को अपने खेत में लगाए। खेत में लगाकर वो सारे जितने भी आपका पर्व है, पर्व त्यौहार, वो सारा अक्टूबर से लेकर आपको फरवरी-मार्च तक हमारा यहाँ रहता है। और इस समय गेंदा का जो है पर केजी 150 रुपये से लेकर 200 रुपये केजी गेंदा हमारा बिकता है। तो हम चाहेंगे किसान भाई कि अच्छी तरह का गेंदा फ्रेंच वैरायटी का लगाइए, चाहे अफ्रीकन वैरायटी लगाइए। गेंदे की फसल को खरपतवार से मुक्त रखने के लिए समय समय पर हैडहो और खुरपी की सहायता से खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। वहीं गुलदाउदी शीत ऋतु की एक अत्यंत आकर्षक एवं लोकप्रिय पुष्प है। यह शरद ऋतु की रानी भी कहलाता है। इसे ग्लोरी ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। गेंदा और गुलदाउदी में दोनों में जहाँ तक कि खाद की मात्रा है, खाद की मात्रा आप 100 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया की दें और डीएपी और पोटास ये है 60-60 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें। लेकिन हमारे किसान भाई इतना लार्ज एरिया में तो हम करेंगे नहीं,
तो हम कम एरिया में जितना हम करेंगे वो लमसम करीब करीब आपको 1 डिसमिल में आपको 1.5 से 2 केजी के आसपास आपको खाद लगेगा और ये खाद का अच्छा आप करके आप अच्छा आमदनी ले सकते हैं। रही कुछ बात कि आपके इस दोनों में फसलों में आपके रोग व्याधि नहीं लगते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि गेंदा में आपका कोई रोग नहीं लगता है और गुलदाउदी में वो कट पिल्लू आता है और गेंदा में भी कट पिल्लू आता है। उसके लिए आप डाइथेनियम कोई भी कीटनाशक सिस्टेमिक दवा आप देकर आप उसे बचा सकते हैं। तो किसान भाई, आपने देखा किस तरीके से फूलों की खेती हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे किसान भाई फूलों की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं और ख़ास तौर पर गेंदा और गुलाबी की बात करते हैं तो किसानों के लिए काफ़ी लाभप्रद है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, निश्चित तौर पर आप उर्वरक का प्रबंधन करेंगे, सिंचाई का प्रबंधन करेंगे तो आपको इससे अधिक लाभ मिलेगा। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें। अभी समय चल रहा है कोरोना काल का और कोरोना काल के समय में हम उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। अभी मशरूम बहुत ही डिमांडिंग है और लोग इसकी खेती भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं और बहुत ही कम लागत में आप काफ़ी अच्छी खेती करके लाभान्वित भी हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी कि ऑयस्टर मशरूम की खेती कैसे करें। दर्शकों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सबों का स्वागत है। आज हम आप पहुँचे हैं गिरिडीह कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ हैं के वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार जी है। आइए उनसे हम जानते हैं ऑयस्टर मशरूम की खेती किस तरीके से की जाए और ये किसानों के लिए कितना लाभप्रद है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। अगर हम मशरूम की बात करते हैं और ऑयस्टर मशरूम की बात करते हैं तो किसान भाई जो इसकी खेती करना चाह रहे हैं किस तरीके से करें, शुरुआती तौर पर किन किन बातों की सावधानी बरतनी है और कितने दिनों में तैयार हो जाता है। ये मशरूम की खेती, मशरूम 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, जो कि ऑयस्टर मशरूम, इसको ढिंगरी मशरूम भी बोला जाता है, उसको बटन मशरूम होता है, एक मिल्की मशरूम होता है। और सितंबर महीने से लेकर के हम ये ऑयस्टर मशरूम की खेती कर सकते हैं और नवंबर के बाद फिर हम जो है ये बटन मशरूम खेती कर सकते हैं मार्च तक। और वो जून जुलाई गर्मी के महीने हम लोग मिल्की मशरूम का भी खेती कर सकते हैं। तो हम लोग ढिंगरी मशरूम जो ऑयस्टर मशरूम है उसकी बात करते हैं। किसान भाइयों, ये जिसके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसानों के लिए एक अच्छी फसल है जिसको हम लोग ले सकते हैं और कम लागत में जो है इसमें अच्छी आमदनी हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ वो गेहूं का जो मशरूम का सीड होता है उसको हम लोग स्पॉन बोलते हैं। उसमें गेहूं का भूसी और पुआल का उपयोग करते हैं और कुछ केमिकल है जो फार्मलिन और ये कार्बेंडाजिम का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रम या कुछ ले लेते हैं जिसमें 100 लीटर पानी कम से कम हटे और उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 100 लीटर में कम से कम 10 केजी हम लोग गेहूं का भूसी डाल देते हैं। उसमें एक केमिकल आती है फार्मलिन जिसको कि 150 ml और कार्बेंडाजिम 6 से 7 ग्राम उसमें डाल देते हैं ताकि उसमें जो भी कीटनाशक हो, पानी में जो भी हो वो मर जाए और वो हमारा पुआल को नुकसान नहीं पहुंचाए। उसके बाद हम लोग उस गेहूं की भूसी को उसमें 10 केजी के आसपास में हम लोग ड्रम में डाल देते हैं। उसमें डालने के बाद हम लोग उसको करीब 17-18 घंटा हम लोग छोड़ देते हैं और उसको छोड़ने के बाद दूसरे दिन हम लोग एक जूट का बोरा ले लेते हैं। जूट का बोरा में उसको निकाल करके और उसको पसार देते हैं। उसको इस तरह पसारते हैं कि वो पानी उसका पूरा जो है वो निचोड़ के उसका गर जाए, लेकिन नमी उसमें हमेशा बनी रहे। वो 3-4 घंटे तक हम लोग उसको बीच में वो पसार के छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग उसका बैगिंग करते हैं। बैगिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन बैग का और पॉलीथीन बैग के साथ साथ एक ब्लेड का ज़रूरत पड़ता है, रबर का ज़रूरत पड़ता है। तो जब हम उसका लेयर बनाते हैं तो उसके बाद अगर 4 से 5 केजी का पॉलीथीन है तो हम लोग कम से कम 3 लेयर डालते हैं। 3 लेयर में एक लेयर हम लोग भूसी डालते हैं जो हम लोग तैयार किए हुए हैं और दूसरा लेयर में हम लोग स्पॉन डालते हैं जो मशरूम के सीड को हम लोग स्पॉन बोलते हैं। फिर एक लेयर हम लोग डालते हैं भूसी का, दूसरा लेयर हम लोग डालते हैं स्पॉन का। इस तरह हम लोग 3 से 4 लेयर बनाते हैं। 3 से 4 लेयर बनाने के बाद जहाँ पर इसको हमको टांगना है, जहाँ पर इसको
लटकाना है हम लोग वहाँ बांस का बत्ती के सहारे भी ऊपर से, जैसे कि किसी के घर में बंगी सिक्का जो हम लोग उस समय यूज करते थे, उस टाइप का हम लोग 4 से 5 रैक बना लेते हैं और उस रैक में जो है हम लोग उसको बाहर नीचे ऊपर से नीचे जितना भी रैक में आ सकता है, करीब 5 से 7 से 10 तक भी आप दे सकते हैं। और जब वो हम लोग उस पर लटका देंगे, उसके बाद उस रूम को पूरा दरवाज़ा हम लोग बंद कर देंगे, डार्क कर देंगे। उस समय सूरज का रोशनी और बहुत ज़्यादा उसमें अंदर बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप जाइए अपना चप्पल जूता खोल के जाइए, ताकि वहाँ पर किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो सके। और उसके बाद 15 से 20 दिन तक उसको हम लोग को कुछ भी उसमें स्प्रे पानी का नहीं करना है, क्योंकि जब हम उसको डाले हैं तो ऑलरेडी उसमें पहले से नमी बरकरार रहता है। और 15 से 20 दिन के बाद जो है हम उसी ब्लेड से धीरे धीरे जो है वो पॉलीथीन को ऊपर से हटा देते हैं। और उसको हटाने के बाद जो है हम लोग तब उसको पानी का हल्का हल्का स्प्रे करते हैं और खिड़की दरवाज़ा खोल के हल्का हल्का सूरज का प्रकाश भी उसमें आना चाहिए, फिर बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि करीब 25 से 30 दिन के भीतर जो है उसमें जहाँ उसमें एक चीज़ और जानकारी देना चाहेंगे, जब हम बैगिंग करते हैं तो स्पॉन जहाँ लेयरिंग किए हैं वहाँ पर एक छेद कर देते हैं, कोई भी पेंसिल उंसिल से छेद कर देते हैं ताकि उसमें एरेशन होता रहे। उसके बाद उस समय जिस समय ब्लेड से हटाते हैं, उसको हटाने के बाद उसको हम लोग 25-30 दिन में रखते हैं। वहीं पर एक उजला सा जो है हम लोग का मशरूम जो है गुच्छा में वो आने लगता है और वो हमारा मशरूम तैयार हो जाता है। लेकिन अगर हम सावधानी की बात करेंगे तो अगर कीट ऊट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सावधानी के लिए जिस समय हम लोग उसको भूसी को जिस समय पानी में दिए और उस समय ही हम लोग उसमें केमिकल का जो यूज किए, फॉर्मेलिन और कार्बेंडाजिम का, उस समय हमारा सेफ हो गया। लेकिन जब हम लटकाते हैं उसको, उस समय भी खाली पैर या किसी तरह से आदमी का आवागमन उसमें बंद हो, ताकि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो। और जहाँ पर लटकाते हैं उसको उस रूम को पूरा सैनिटाइज कर देते हैं, एक तरह का केमिकल का छिड़काव कर देते हैं ताकि दीवार भी हमारा वो रूम पूरा क्लीन रहे। डॉक्टर साहब अपनी बताई जो बातें बताई निश्चित तौर पे काफ़ी लाभकारी है, लेकिन इसके अलावा भी देखते हैं क्योंकि कुछ बीमारी उसमें हो जाता है, इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। तो बीमारी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बीमारी से बचाव के लिए हम लोग उसमें जब पानी, जब बहुत लोग क्या करते हैं कि जब उसको लटकाते हैं तो 20 दिन के अंदर ही उसमें स्प्रे पानी का देना शुरू कर देते हैं। तो जब रंग उसका बदल जाता है, जब वो पूरा जो माइसीलियम बोलते हैं, जब वो पॉलीथीन में पूरा फैल जाता है वाइट, तो हम समझते हैं कि ये मेरा ठीक है। लेकिन जब वो ब्लैक पूरा होने लगता है तब हम समझते हैं कि उसमें बीमारी फैल गई है। उस समय हम लोग को ज़रूरत है कि उसमें फंजीसाइड वगैरह हम लोग यूज करें। तो किसान भाई आपने देखा किस तरीके से ऑयस्टर मशरूम की खेती करना है। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई निश्चित तौर पर उसका उपयोग करते हैं, उस तरीके से बैग को तैयार करते हैं तो बीमारी भी कम होती है और उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान में जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अभी कोरोना काल का समय ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप कभी भी भीड़ में जाने से पहले मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग करना ना भूलें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात का ख्याल रखें। अगर आपने टीकाकरण नहीं लिया है तो अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र में जा कर के दोनों इंजेक्शन ज़रूर लें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।